नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं दिलीप कुमार पाटीदार फ्रॉम गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलुड़ा। मैं आपके सामने आज मैथ क्लास 10 का पेपर एनालिसिस से रिलेटेड आया हूं, जिसमें आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो उसमें आपको पता भी है और मैं एक बार और आपको बता देता हूं, जिसमें आपके लिए जो आता है सेक्शन ए, जिसमें आपके सामने आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर एमसीक्यू, FIB आता है, फिल इन द ब्लैंक जिसको बोलते हैं, और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है जो टोटल आपके 30 मार्क्स का होता है। जो टोटल आपके कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का, जिसमें आज हम एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपको याद होगा कि कक्षा 10 में, क्लास 10 में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है रेशनल इरेशनल नंबर, लेकिन ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा रेशनल नंबर मतलब P ओपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर में सब नंबर आते हैं एक तो अंडर रूट वाले, दूसरे होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहां पर अपन पता करते हैं कौन सा एमसीक्यू इसका राइट है। देखो 2 मतलब 2 के नीचे 1 कर सकते हैं, मतलब ये P ओपन Q की फॉर्म में आया, मतलब ये तो आपके हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद बात आती है, देखो ये लिखा हुआ है 2.23 बार लिखा हुआ है, तो इसको भी अगर अपन बार हटाए तो नीचे क्या आ जाता है? 99 आ जाता है, मतलब ये भी अपने कौन सा आ गया? रेशनल नंबर। उसके बाद बात आती है 2.23 लिखा हुआ है, आपको याद होगा पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 आ गया, 00 आ गया, मतलब ये भी P ओपन Q की फॉर्म में आ गया, ये भी अपने कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। तो सीधा आपके सामने लिखा हुआ है 2.23, 24, 25, ये आपके इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ इंटीजर नंबर्स 12 and 15। 12 और 15 का LCM निकालना है। अब क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे LCM लेने बैठो, एक तो ये मेथड है। दूसरा यहाँ पे अगर अपन चाहे तो इसका आंसर जल्दी भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा LCM की फुल फॉर्म होती है अपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सीधा सीधा चेक कर देना है कि इन दोनों नंबर में पूरा डिवाइड किस में जा रहा है। देखो यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो देखो 12 की टेबल में 60 आता है और 15 की टेबल में भी 60 आता है, तो आपके ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द ग्राफ ऑफ y बराबर p ऑफ x इज गिवन इन फिगर। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का है, पॉलिनोमियल। आपको याद होगा जीरोस फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, या फिर 2.1 में आपके दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फिगर। अब आपको यहाँ बोल रहा है कि y बराबर p ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखा है? p ऑफ x, मतलब ये जो एक लाइन जा रही है वो x को कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही है, तो ऑप्शन ए आपके आंसर हो गया, क्योंकि x को कितनी बार काट रही है? एक बार, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये आपके चैप्टर नंबर 3 से दिया हुआ है। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हैज नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, आपको याद होगा A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 होता है, तो कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद याद होगा A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2 होता है, तो क्या होता है? हैज नो सॉल्यूशन। और एक आता है आपके सामने A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2, तब आपको याद होगा मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पूछा क्या गया है? हैज नो सॉल्यूशन। तो हैज नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपने पास A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। तो यहां पर आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसको इसके अंदर रखते हैं और अपन k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है,
यहाँ 3x बराबर y प्लस 1 एंड सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस y बराबर 2k प्लस 1। अब अपन यहाँ पे एक काम करेंगे, ये 3x है, इसको बाई टीपी करके y को इधर ले आएंगे, माइनस y हो गया इक्वल टू 1 ले। यहां पर आपके सामने हो गया 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस y बराबर 2k प्लस 1। अब यहां पर अपन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे। a1 अपने हो जाएगा जो x के साथ में होता है वो क्या होता है a1। उसके बाद अपने b1 हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है -1 और c1 हो जाएगा आपके 1। वैसे यहां पर देखेंगे अपन a2 बराबर हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 बराबर हो जाएगा 1 एंड c2 बराबर हो जाएगा आपके 2k प्लस 1। अब अपन इसको वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो देखना यहां पर 3 अपन क्या यहां पर a1 अपन a2 मतलब 3 अपन 2k माइनस 1 इजिकल टू फिर क्या है आपके b1 अपन b2 मतलब क्या हो जाएगा -1 अपन अपने कितना है b2 1। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 का 3 के साथ में कितना आ गया 3। वैसे यहाँ पर -1 का किया तो कितना आ गया माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1। फिर बाई टीपी किया अपन ने, ये 1 इधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 इजिकल टू माइनस का 2k। तो k इजिकल टू आ गया 2 अपन -2, ये कट गया तो k बराबर आ गया -1। तो k बराबर -1 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा k इक्वल टू -1। ध्यान रखना यहाँ से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको दिया हुआ रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर दिया हुआ रहेगा हैज नो सॉल्यूशन, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा मेनी सॉल्यूशन। आपको जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। और याद होना चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मतलब क्या होता है, जो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c, उसके अंदर जो x के साथ में ये यहां लिख रहा हूं मैं ax प्लस by प्लस c, ये इक्वेशन है इक्वल टू 0। जो x के साथ में है मतलब x का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, फिर y के साथ में है वो आपके b की वैल्यू, और जो आपके क्या होता है कांस्टेंट होता है वो आपके c की वैल्यू होती है। तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। एक काम करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर लाइक और शेयर कर दोगे तो मुझे भी यहाँ पे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए नए वीडियो और भी ला सकता हूं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22 आर। आपको ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है जो 5वां चैप्टर आपके दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म, एक क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो आपको एपी सीरीज दी हुई है, देखो यहां लिख देते हैं 4, 10, 16, 22, ये एपी सीरीज बना दी। तो फर्स्ट टर्म सीधी दिख रही है अपने पास में क्या है 4, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो 4 आ गई। अपन यहाँ पे क्या करे, जो आपके सामने ऑप्शन है उसको अपन सीधा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ए की वैल्यू 4 तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया आपके सामने सीधा। दूसरा देखो ये ऑप्शन भी आपके खत्म हो गया, क्योंकि अपन ये एमसीक्यू है तो रिजेक्शन में फिर से अगर अपन सॉल्व करना चाहे तो आपके आंसर जल्दी निकलेंगे। तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। अब अपन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, अब अपन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको याद होगा मेरे दोस्तों, डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देनी है। d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे d बराबर a2 माइनस a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है उसका। तो देखो यहाँ पर कितना आया 16 माइनस 10, बोलो कितना आया 16 माइनस 10 6।
तो आंसर कितना आ गया डी का 6। तो 4 और 6 वाला ऑप्शन आपके कौन सा है, बी। तो आपके पांचवे का आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही क्वेश्चन है वापिस एपी का। वहां पर आपको ए और डी पूछा हुआ था जो पिछला क्वेश्चन किया, यहाँ पे उससे आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपन को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म। उसके लिए एपी सीरीज दी हुई है, देखो अपने सामने, अपने सामने एपी सीरीज है -3 -1/2 2 डैश 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 दिया हुआ है। अपन को फाइंड करनी है 11 टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म। तो 11 टर्म फाइंड करने के लिए एक तो अपने पास में फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। या फिर आप करना चाहो तो आपको याद होगा a11, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, a11 मतलब a11 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 dB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 dB लिख सकते हैं। इससे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी अभी आपको मैंने बताया था a मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, -3। तो लिख दिया अपन ने -3 प्लस 10d मतलब 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन एक बार। d बराबर बोलो क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, -1/2 में से क्या माइनस करना है अपन को, -3 करना है। कितना करना है, -3। तो कितना आया देखो, -1/2। ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3। दो क्या ले लिया, एलसीएम। दो अपन ने क्या लिया, एलसीएम। दो एलसीएम लिया तो कितना आया बोलो, माइनस का 1 प्लस का 6। तो कितना बचा, 5/2। डी बराबर कितना आ गया, 5/2। तो डी की जगह लिख दिया अपन ने 5/2। 2 से ये कट गया कितनी बार, 5 बार। तो कितना आया, -3 प्लस 25। तो बोलो आंसर कितना आया, एक प्लस का एक माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से 3 गया तो कितना आया, 22। और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का पॉजिटिव, क्योंकि बिग डिजिट हमेशा बिग डिजिट का प्लस माइनस में साइन यूज किया जाता है। तो अपने A11 मतलब 11 अपने टर्म की वैल्यू कौन सी आएगी, 22। तो 22 वाला ऑप्शन है अपने एक आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल ऑफ BC। ये जो साइन होता है ये आपके कौन सा होता है, पैरेलल। यहाँ पे आपके डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम या कैसे बना रहा हूं मैं, फिर अगर दिखे नहीं तो ABC लिखा हुआ है, BC की पैरेलल लाइन बन रही है DE। BC की पैरेलल लाइन कौन सी बन रही है आपके सामने, DE बन रही है, ये लिखा हुआ। उसके बाद आपको जो दिया हुआ देखो, AD बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5। देखो A से D दिया हुआ है 1.5 लिख दिया अपन ने। उसके बाद दिया हुआ है BD बराबर 3, BD लिख दिया अपन ने 3। कितना लिख दिया, BD बराबर 3। उसके बाद दिया हुआ है AE बराबर 2 सेंटीमीटर। AE लिख दिया अपन ने कितना, 2। और फाइंड क्या करना है, EC। तो आपको कुछ कुछ होता होगा, कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ याद आता होगा आपको कि जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर पैरेलल लाइन होगी, एक ट्राइंगल बनेगा, तब कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, याद होगा, बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 6। जो ट्राइंगल है आपके वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वहां पे दिया है कि जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड क्या हो, पैरेलल हो, वो यहाँ से क्या इंटरसेक्शन करे, तब कौन सी थ्योरम यूज होगी, बीपीटी थ्योरम होगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आपके बीपीटी थ्योरम है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, AD कितना है बोलो, 1.5 अपॉन DB कितना है, 3 बराबर AE 2 अपॉन EC जो अपन को फाइंड करना है। अगर कोई समझ में नहीं आए सीधा सॉल्व करना, सीधा कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 2 से कितना हो गया, 6 बराबर EC 1.5 EC हो गया। तो EC इक्वल टू हो गया आपके 6 अपॉन 1.5। अगर यहां से पॉइंट हटाया तो क्या आ गया, 0।
ये हो गया 4 बार, तो इसी बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपके कौन सा है, ऑप्शन बी। ध्यान रखना है बीपीटी थ्योरम से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में इस चीज का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू द पॉइंट P -3 and 4। तो डिस्टेंस वाला आपके सामने चैप्टर है क्लास 10 में, चैप्टर नंबर 7। कौन सा याद होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे कि एक वर्टिकल लाइन है, एक आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों क्या क्रॉस कर रही है यहाँ पे, ये आपके होता है 0 0, जिसको अपन ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। वहां से अब अपन को एक पॉइंट दिया हुआ है P, तो देखो ये आपके ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 and 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या है बोलो, अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो O मतलब ये हो गए कोऑर्डिनेट अपन ने x1 और y1 के, ये कोऑर्डिनेट हो गए अपने x2 और y2 के। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अंडररूट, बोलो यहाँ पे x2 कितना है -3 और x1 कितना है 0, तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आया आपके, देखो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे 9, प्लस ये कितना हुआ 4 माइनस 0 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16, ये लिख दिया 16। ये हो गया 16 प्लस 9 कितना होगा 25, अंडररूट 25। अब लिख दिया अंडररूट 25। अब ध्यान होगा आपको कि 25 आपके 25 किसका स्क्वायर है, बोलो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 5। तो क्या ऑप्शन है आपके पास 5, कौन सा है ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ cos C, द वैल्यू ऑफ cos C। ये क्वेश्चन आते हैं सबके दिमाग में, मैथ लेके हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बस उसी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखना है यहाँ पर आपको cos C की वैल्यू पूछी हुई है। एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब याद होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, एंड ये लिखा है आपके सामने 5 सेंटीमीटर। कितना लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो अपन बात करते हैं cos C की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos C। cos C मतलब यहां पर C पर आपके एंगल थीटा बना हुआ है। एंगल का बना हुआ है, C पर आपके क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। अब आपको याद भी होगा या फिर मैं बता भी दूं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं उन्होंने एक ट्रिक याद की होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपन HHB। लेकिन जो मेरे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बता देता हूं, ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक याद होने चाहिए, लाइन से यहां लिख दो एक बार। ये लिख दिया अपन ने साइन थीटा, ये लिखा कॉस थीटा, ये लिखा टेन कॉट सेक एंड कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अपन ने लाइन से लिख दिया। बस इस ट्रिक की ओर चलते हैं अपन। देखो ए से चलना है, PBP ओपन HHB। देखो फर्स्ट साइन थीटा लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा P ओपन H, क्या होगा P ओपन H। फिर देखो cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा B ओपन H, ये लिख दिया अपन ने B ओपन H। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P ओपन B, ये 3 तो आ गए। उसके बाद दिक्कत हो गई फिर से, भाई 3 तो चल रहे तो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां से रिवर्स उल्टा चलना है।
यहाँ पे cot थीटा बराबर हो जाएगा आपके b ओपन p। कितना होगा? b ओपन p। उसके बाद आपके sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h ओपन b। और कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? h ओपन p। क्या होगा वो? h ओपन p। अब अपन को जो क्वेश्चन दिया है उससे सीधा सीधा आपके आंसर निकल जाएगा, लेकिन अपने सामने एक बात होती है। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाइए, ध्यान रखना जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो एक ट्राइंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस। लेकिन बात आती है P और B की, तो क्या होता है? एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। P कौन सा लिखे और B बेस कौन सा लिखे? तो ध्यान रखना जो भी अपने एंगल बनता है, जो भी अपने एंगल बनता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड ऑलवेज P होती है, तो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा? B। इस चीज का इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना। H तो अपने स्थान पर फिक्स है, हाइपोटेनियस तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके जस्ट ऑपोजिट साइड, लेकिन P और B चेंज होता है। P मतलब जो एंगल बनता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड, लेकिन B जो बची वो साइड रहेगी। तो P और B लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर अपने पास वैल्यू दी हुई है, अपन को फाइंड क्या करना है? cos C। cos C मतलब क्या है? cos थीटा। cos थीटा बराबर कितना है बोलो? यहाँ लिख रहा हूं, cos थीटा बराबर है B ओपन H। क्या है cos थीटा बराबर? B ओपन H। B ओपन H cos थीटा दिया हुआ है। अब देखो B और H क्या है बोलो? B कितना है? 5। H कितना है? 13। तो लिख दिया है यहाँ पे cos C बराबर 5/13। क्या 5/13 आपके दिया हुआ है ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5/13। तो यहां से ध्यान रखना ये एमसीक्यू तो 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स तो 6 है, लेकिन मैं पूरा चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन आपके हो रहा है। ध्यान रखना, आप यहाँ पे साइन पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता? बोलो साइन बराबर क्या है? P ओपन H। P ओपन H मतलब कितना है? P बोलो क्या है? 12। H कितना है? 13। तो आंसर क्या बता देते आप? 12/13। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस सेशन को जितना भी हो सके उतना लाइक एंड शेयर करें, इसलिए मेरे को भी आगे पता रहेगा कि आपके लिए और क्या नई चीज ला सकूं, आपके लिए और कौन से क्वेश्चन ला सकूं। यहां से ध्यान रखना एक क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे cos C पूछ लिया, कोई और पूछ लेगा sin cos tan cos sec cosec, आपको सीधा याद रखना है sin cos tan cos sec cosec, लाइन से याद कर दो। यहाँ पर देख लो PBP ओपन HHB, क्या क्या बताना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा ओपन हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक से ये लिख दो, जो भी पूछा सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। If the ratio of the length of vertical rod and the length of its shadow is 1/√3, then the angle of elevation of the sun is। ठीक है, ये उसी का चैप्टर कौन सा? 8 है, उसी का आगे वाला चैप्टर 9वां सम आपके हैं, वहीं से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अगर अपन को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इस चैप्टर में आपको ध्यान भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर इस चैप्टर में आपने गिवन और फाइंड मतलब दिया गया है और ज्ञात करना है, इन दो चीज को अगर आपने पकड़ लिया, इन दो चीज को अगर आपने समझ लिया, तो आपके 100% क्वेश्चन हो जाएगा। और इस बार तो आपको याद होगा कि इसी चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का। बस ये दो चीज ध्यान रखो, गिवन एंड फाइंड, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। अगर ये दो चीज आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। एक क्या है? वर्टिकल रॉड है, उसकी शेडो पड़ रही है। शेडो मतलब पता है आपको, परछाई। क्या है? परछाई। तो इसकी परछाई यहाँ पर पड़ रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज रहती है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ए से चलना और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से अपन ने बना दिया ये थीटा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं अपने हिसाब से। ए बी सी अभी भी बताया था, ये क्या है अपने 90 डिग्री का एंगल। अब दिया हुआ क्या देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ शेडो। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल ये कितना है? 1, और आपके शेडो कितनी दी हुई है?
√3 दी हुई है। अपन को तो क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, ज्यादा यहाँ पे कोई लिखना लिखना तो है नहीं, शॉर्ट में आंसर निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है, दो चीज पकड़नी है, कौन सी पकड़नी है, गिवन और फाइंड। क्या पकड़ना है, गिवन और फाइंड। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने पीबीपी और एचएचबी, क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो इस थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है अपने परपेंडिकुलर, तो लिख दिया ये पी। और ये अपने क्या होता है एच, जिसकी अपन को यहाँ कोई जरूरत है नहीं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। और ये अपने है बेस, कौन सा है, बेस। ठीक है, तो 1 और √3 दोनों कहां पर है, पी और बी में। कहां पर है, पी और बी में। तो पी और बी देखो अभी मैंने लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वापिस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अपन हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो पी और बी किस में आ रहे हैं, साइन कॉस टेन, किस में आ रहे हैं भाई, टेन थीटा इक्वल टू पी ओपन बी। कितना होता है, टेन थीटा बराबर पी ओपन बी होता है। अब देखो टेन थीटा बराबर पी ओपन बी, तो अपन यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलो पी कितना है, 1 ओपन बी कितना है, √3 बराबर टेन थीटा। अब बताओ मेरे विद्यार्थियों, आपने एक टेबल याद की होगी चैप्टर नंबर 8 की, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री याद की थी। तो टेन आपके 10 वाली टेबल में 1 अपॉन √3 कहां पर आता है, ध्यान होगा 1030 में आता है। कहां आता है, 1030 में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो आंसर कौन सा हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, A chord of circle whose length is twice the radius of the circle is called। सीधा क्वेश्चन है आपके सामने। A chord of circle, ध्यान होना चाहिए, एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है, सेंटर पॉइंट। उससे ये अपने क्या बन गए, रेडियस बन गए। क्या बन गए, रेडियस। अगर a chord of circle, चलो ये सर्कल बना दिया, ये सेंटर पॉइंट बना दिया, ये सब कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड। ये जितनी भी बनाई गई है ये सब इस सर्कल की कॉर्ड बना दी है। अब आपको बोल रहा है कि whose length is twice the radius of the circle is called। तो अगर अपन इस रेडियस को डबल कर दे, मतलब यहां से एक और बढ़ा दे यहां तक, तो ये अपने आप में क्या बन गया, डायमीटर बन गया। क्या बन गया, डायमीटर। और ध्यान होगा कि एक सर्कल है जिसमें जो डायमीटर होता है वो भी अपने आप में कॉर्ड होती है, जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना हो गया अपने, डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two tangents PA and PB are drawn from an external point P to a circle with center O such that both are inclined at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। देखो जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते थे, डायग्राम बना देते। ये सर्कल बना दिया, इसके अंदर अपन को क्या बोल रहा है, if two tangent PA and PB from external point, तो एक बाहर कोई पॉइंट बना हुआ है P, जिससे अपन को दो टेंजेंट बनानी है। ये बना दी फर्स्ट टेंजेंट और ये बना दी अपन ने सेकंड टेंजेंट, दो टेंजेंट बना दी। अब अपन को PA और PB दिया हुआ था, आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती है और दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल भी होती है। देखो यहाँ पर, यहां से अपन ने ये एक बना दी रेडियस, ये रेडियस, ये आपके सेंटर पॉइंट हो गया O। अपन को दिया हुआ है POA फाइंड करना है। देखो POA तो अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरा दिया हुआ है 80 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब दो जो टेंजेंट बन रही है उनके इंक्लाइंड एंगल बन रहा है अपने कितना, 80 डिग्री। कितना बन रहा है, 80 डिग्री। अपन को यहाँ पे फाइंड करना है POA। यहाँ पे आपको फाइंड कौन सा करना है, एंगल POA। तो ये लाइन बना दी अपन ने, ये एंगल अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर यह क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाए तो पूरा लिखेंगे, लेकिन अपन को पूछा गया सिर्फ क्या, MCQ पूछा गया, तो सीधा आंसर निकालना है। देखो आपको याद होगा इसी चैप्टर के अंदर
ये क्या आपके रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ध्यान रखना, यहाँ पे थ्योरम है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है कि एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? 2 टेंजेंट। वो दोनों हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखो ये अपने टेंजेंट दी हुई है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 100% यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 90 और 90 कितना आ गया? 180। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180 हो गया। ये कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। कितना हुआ? 260। कितना आ गया? 260। और ये क्या बन रहा है? देखो AOBP एक क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटर बन रहा है, क्योंकि इसकी कितनी साइड दी हुई है? 4 साइड। मतलब एक क्वाड्रिलेटर, और एक क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है? 360 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। अब देखो ये 80 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अपने आप में कितना हो गया? पूरा 100 डिग्री। कितना हो गया? 100। लेकिन अपन को अगर ये पूरा पूछा जाता, एंगल AOB पूछा जाता, तो सीधा अपन आंसर लिख देते कितना? 100। लेकिन पूछा कितना गया है अपन को? इसका आधा। यहां से पूछा गया इतना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि 50 यहाँ पे रहा और 50 कहाँ रहा? यहाँ। इसलिए आपके आंसर कितना हो गया? 50 डिग्री। मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 2 और 3 नंबर में भी पूछा जाता है, जहां पे आपको AOB पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है, इन दोनों को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। इसलिए इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। ध्यान रखो, ये सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द पेरीमीटर, वो भी किसका? सर्कल। और देखो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा, 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। अब इसका अगर अपन बात करें, सेमी सर्कल करें, इसका लाइन से देखना, इस चीज को समझना। सेमी सर्कल, अगर इसको सेमी सर्कल लेके चले, सेमी मतलब क्या हो जाता है? आधा। आधा मतलब 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r हो गया। प्लस कितना हो गया? 2r। तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई आर प्लस 2r। कितना आ गया? पाई आर प्लस 2r। लेकिन अपन को क्वेश्चन सेमी सर्कल का ना पूछ कर उससे आगे पूछा हुआ है कि क्वाड्रेंट। कौन सा पूछा हुआ है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब पता चलता है आपको क्या होता है? इसका चौथा हिस्सा, उसका फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट होता है उसका। फोर्थ पार्ट देखो, अपन को यही चलना है। जैसे यहां पर सेमी सर्कल मतलब आधा था, किसका? सर्कल का। तो यहां पर भी लिखा 2 पाई आर अपॉन, यहां पर कितना था आपने बोलो? 2 था आधा। यहां पर कितना है? 4 लिखेंगे। 4 क्यों आया? क्योंकि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा, इसलिए अपन में 4 लिखा। यहां पर लिखा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा होता है, इसलिए अपन में 2 लिखा, प्लस 2r। प्लस कितना हो गया? 2r। ये कट गया 2 टाइम। देखो 2 क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। 2 कितना आ गया? एलसीएम। अब क्या होगा बोलो? 2 और यहां से पाई आर प्लस ये कितना आ गया? 4r। ये है ऑप्शन आपके, पाई आर प्लस 4r अपॉन 2। कहीं ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कहीं ना नहीं, ये रहा पाई आर प्लस 4r अपॉन 2। यहां से फ्लैश पड़ रहा है तो सीधा ये 4 दिख रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया आपके? पाई आर प्लस 4r अपॉन 2 आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। तो समझ में आया? इन दोनों चीज का ध्यान रखना। एक तो आपके कितना है? सेमी सर्कल। कितना है? सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा? अपॉन 2। और आपके क्वाड्रेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन 4। कितना हो जाएगा? अपॉन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है आपके सामने? एक हेमिस्फेयर इज प्लेस्ड ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्या है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो किस पर है? एक हेमिस्फेयर है जिसकी साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन बी। अपन को फाइंड क्या करना है? द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। देखो एक क्या है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उस पर एक हेमिस्फेयर है। तो देखो एक अपन ने क्यूबिकल बॉक्स बना दिया,
जिसकी ये साइड कितनी दी हुई है अपन को 7 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब अपन को बोल रहा है इस पर एक क्या है हेमिस्फेयर है। क्या है हेमिस्फेयर। तो यहां से ही अपने क्या बन रहा है हेमिस्फेयर बन रहा है। क्या बन रहा है हेमिस्फेयर। तो ये अपने हेमिस्फेयर आ गया ऊपर। अब बताओ मेरे को ये जो यहाँ पे अपने एक क्यूबिकल ब्लॉक था जिसका डायमीटर मतलब जैसे यहाँ ए से बी लिख दिया ए बी बराबर अपन को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। उसी के ऊपर देखो ए से ही एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो क्या बना हुआ है हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो हेमिस्फेयर इसके ऊपर ही बना हुआ है तो दोनों में लाइन तो कॉमन नहीं आ रही है। यहां से यहां तक इसकी लाइन भी है और वही लाइन इसकी भी है। तो ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये अपने क्या है डायमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर अपने क्या हो जाएगा इस हेमिस्फेयर की मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगी। ठीक है आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम विल बी। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है भाई सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहला तो सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का क्या होता है हमने फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये याद होगा तो अपन आगे कर सकते हैं। एक चीज और मेरे दोस्तों बता दूं मैं आपको इस चैप्टर में आपके जो दिए हुए हैं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कई अंदर मेंशन किए हुए नहीं है अंदर नहीं है फिर भी ये बेसिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आपने पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई की वैल्यू पता होगी अपनी कितनी है 22/7। आर कितना है देखो आर यहां लिख दूं मैं आर और एच। आर है 7 सेंटीमीटर एंड एच है अपने 30 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर मतलब लिख दिया 7 × 7 और एच लिख दिया अपन ने 30। एक 7 से 7 खटाक काट दिया। ठीक है इसको काटना है। आगे देखो इस 22 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 154 × 30। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर देते 0 3 4 12 2 1 3 15 16 1 4 4620 462 ऑप्शन है आपके सामने ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो 4620 आपके क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना इस चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं एक तो सिलेंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको याद होगा क्लास 9th में था एक तो क्यूब एक क्यूबॉइड। ठीक है सिलेंडर क्यूब क्यूबॉइड। एक आपके है कॉन। एक क्या है कॉन। तो स्पेशल ध्यान रखना सिलेंडर और कॉन इन दोनों से 99% क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे आपके यहां पर 1 नंबर वाले। तो ध्यान रखो दोस्तों। आगे आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ द मीन ऑफ 579x is 9 then the value of x। ये क्वेश्चन भी आपके क्लास 10th में कहीं दिए हुए नहीं है लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना मीन निकालने के लिए जो सिंपल क्वेश्चन आता है मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स। अब यहां पर अपन को जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। अपन को मीन तो फाइंड करना है। मीन अपन को दिया हुआ है कितना है 9 लिखा हुआ इज 9। तो मीन की जगह अपन ने कितना लिख दिया 9 लिख दिया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो दिया हुआ है देखो 5 + 7 + 9 + x अपन टोटल नंबर कितने 1 2 3 4। अब अपन को सॉल्यूशन करने आता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के 9 4 कितना हो गया 36 36 इक्वल टू इन सबको प्लस करो कितना हुआ 9 5 14 7 21 21 + x। अब क्या करेंगे बाई टीपी किया तो कितना है ये 21 इधर जाके क्या हो गया माइनस का बराबर x। तो देखो ये माइनस करो कितना हुआ x बराबर 15 x बराबर 15। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपके क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, सीधा क्वेश्चन है जहां पे क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपन किसमें देखते हैं, मोड में देखते हैं। किसमें देखते हैं, मोड में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अपने पूछा जाता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया तो सीएफ मतलब किसमें निकालना रहता है, मीडियन, आपके मीडियन में निकालना है। तो इन दोनों चीज का ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आंसर मोड रहेगा। अगर आपके यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आंसर मीडियन रहेगा, क्योंकि सीएफ अपन किस में निकालते हैं, मीडियन में निकालने हैं। इसी एक ही क्वेश्चन से अपन दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूं मेहनत। एक लाइक और शेयर जरूर करना, तो मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो आपके सामने नेक्स्ट है, if E is an event then the value of PE plus PE, नहीं PE plus P नहीं होना चाहिए, PE plus P नॉट आता है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। if E is an event then हमारे भी ये क्या है, टेक्निकल टीम ने टाइप किया, हमारे राहुल जी है, वो भाई क्या नाम है अपने ये भावेश सर, उसके बाद प्रवीण जी, ध्रुव सर है, बस ये टाइप करते हैं, हमारे तो कई मिस्टेक यहाँ पे आ भी जाती है। तो ये आता है PE plus PE नॉट आता है। क्या होता है, PE प्लस PE नॉट आता है। तो PE प्लस PE नॉट बराबर कितना हो जाता है, 1, क्योंकि आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए आंसर कितना आता है, 1। तो यहां पर अपने ये MCQ खत्म होते हैं। उसके बाद अपने आ रहे हैं अपने कौन से, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, the roots of quadratic equation 2x square plus kx plus 2 बराबर 0 are equal if k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k की वैल्यू, मतलब किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए याद होगा डिस्क्रिमिनेट। एक बार तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा भी गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डी इक्वल टू कितना होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आगे क्वेश्चन पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 आर वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x के साथ में वो क्या हो गया, b हो गया, kx स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। देखो ये हुआ k स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ, 4 2 8 2 16। अब क्या करेंगे अपन, बाई टीपी करेंगे तो कितना आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू 16। क्यों, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके क्या हो गया, प्लस का। k इक्वल टू हो गया अंडर रूट 16। कितना हो गया, k इक्वल टू अंडर रूट 16। अब ध्यान होगा अंडर रूट 16 आपके किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। किसका है, 4 का। तो प्लस माइनस 4 आंसर कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अपन किस में आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए। तो इस पहले का आंसर आपके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ, देखो, इफ 18a b minus 3 are in an AP then the value of a plus b। a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, विल बी। देखो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a और b होगा तो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एमसीक्यू में एक चीज बताई थी आपको, कौन सा, एपी का आया था क्वेश्चन। a दिया हुआ फर्स्ट टर्म, ये अपने कौन सी, यहाँ पे चौथी टर्म। अपने पास अगर d कॉमन डिफरेंस होगा तो अपन कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो a दिया हुआ है कितना, बोलो 18। a4 दिया हुआ है अपन को कितना है, -3। कितना हुआ है, -3। अपन निकाल लेंगे यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो a4 बराबर क्या लिख सकते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a4 कितना है देखो, -3 बराबर a कितना है देखो 18 प्लस
3D, क्योंकि D हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब अपन इससे आगे क्या करते हैं, बाई टीपी करते हैं। 18 इधर जाके 18 जो यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 18 इधर जाके माइनस का हुआ तो कितना आया, माइनस का 21 अपॉन 3 बराबर D। तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 7। D बराबर कितना आ गया, माइनस 7, आपके जो कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये 18 है, उससे 7 कम, मतलब ये A की वैल्यू कितनी आ गई, 11। उससे 7 कम मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। कितना आ गया, 4। तो अपन को क्वेश्चन पूछा गया है A प्लस बी। अपन को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, A प्लस बी, मतलब A प्लस बी 11 प्लस 4। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15, जो अपने आंसर हो गया। 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15, जो अपने आंसर A प्लस बी पूछा गया था। तो समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, पहले अपन क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। D आने के बाद में अपने A और B की वैल्यू निकली। A और B की वैल्यू निकलने के बाद में उन दोनों को अपन ने क्या किया, प्लस किया, जो अपने 15 क्या हुआ, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई cos 60। मैंने पहले ही कहा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक टेबल होती है जो आपने बनाना सीख ली होगी। अगर आपको साइन 60 और cos 60 की वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो ये 2, ये लिखा मल्टीप्लाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन ने स्क्वायर, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट गया यहाँ से, कितना बचा, 3/4 अपने क्या हो गया, आंसर। कितना आ गया, 3/4 अपने आंसर आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ध्यान रखना, ये टेबल बनाना सीख लेना। आपको याद होगा, अभी अभी बताया था मैंने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक आता है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर होता है 45, 60 एंड 90 डिग्री। यहाँ 0, 1, 1/2, 1/√, सॉरी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड ये वैल्यू होती है 90 की, आपके कितनी होती है, 1। तो इसके बाद इसको बैक में लिख देंगे वापिस, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर आएगा 3/4। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद दिया हुआ ऑल सर्कल आर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो इन दोनों वर्ड में ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मतलब क्या होता है। तो सिमिलर देखो, ये भी एक सर्कल है और मैंने एक इतना बड़ा सर्कल बना दिया, दोनों दिख तो क्या रहे, सेम रहे, शेप तो क्या दोनों का सेम ही है। एक चीज जैसे रेडियस इसकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है। तो जब भी उसका शेप क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उसकी साइड का रेशो क्या होता है, अलग अलग होता है, तब अपने क्या हो जाता है, वो सिमिलर हो जाता है। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या होता है, उसके दोनों साइड जो होती है वो यहाँ पे इक्वल होती है, लेकिन सिमिलर के अंदर आपको ध्यान रखना है साइड का रेशो इक्वल होता है। क्या होता है, साइड का रेशो। तो सर्कल हमेशा क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल। एक क्वेश्चन गया था एमसीक्यू के अंदर, एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, कितनी कर सकते हैं, 2, एक और एक दूसरी। और उससे आगे भी कहा था मैंने, ये दोनों हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो कितनी टेंजेंट हो जाएगी, 2 टेंजेंट। कितनी हो जाएगी, 2 टेंजेंट्स। पहले भी ये क्वेश्चन है आपको पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 विल बी।
आपको यहाँ पे ध्यान होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे सिंगल डाइस होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे सिंगल डाइस होता, क्या होता है, सिंगल डाइस होता, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब उस पर जो पॉसिबिलिटीज है टोटल आने की वो कितनी हो जाती है, 6। ये एक डाइस के लिए। अगर 2 डाइस आपको पूछा गया तो 2 डाइस के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाती है 36 36। कितनी होती है, 36 36। कैसे, वो देख लेना भाई। पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। वैसे ही यहां पर आएगा आपके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर आएगा आपके 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर आएगा आपके 4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 एंड 4 6। उसके बाद आपका आएगा आपके 5 1 5 2 5 3 5 4, उसके बाद 5 5 एंड 5 6। फिर लास्ट आपके आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती है, 36 36 हो जाती है। अब अपन को देखना है क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। अपन इसको प्लस करें तो 7 आने के चांसेस कितने हैं वो निकालना है। तो देखो ये तो 7 हो नहीं सकता है, 3, ये 4 5 6 और 7। एक तो अपने काम का ये रहा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये रहा, इसको अपन राउंड कर देते एक। उसके बाद देखो 3 4 5 6 7, फिर हुआ 4 5 6। हाँ, तो देखो एक तो अपने पास में ये आ गया 1 6, उसके बाद में आ गया 2 5, उसके बाद देखो 7, ये हुआ 4 5 6, ये आ रहा है अपने पास में 7। उसके बाद देखो 8 और 9 हो जाएगा, 5 6, ये हो रहा है 7। फिर देखो हो नहीं सकता है, देखो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 5 3 5 4 नहीं होगा, 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं उसको तो नीचे लिखते हैं 36, लेकिन ऊपर लिखा जाता है फेवरेबल आउटकम्स। मतलब कितने आए अपने, 6। 1 2 3 4 5 6 लिखा, 6/36। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 36 कट जाता है तो आंसर कितना हुआ, 1/6। कितना हुआ, 1/6। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, 1/6 को कहीं जल्दबाजी में 6 मत लिख देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/6। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना जरूर। तो मैं आगे भी आपके जितने भी लाइक और कमेंट आएंगे तो मुझे आपके लिए और नए नए यहाँ से क्लास 10 के वीडियो लाने की कि आपसे मेरे को प्रेरणा मिलती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।